तो स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम कंप्लीट करेंगे सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम। ये हमारा क्लास 11 चैप्टर 7 सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन से है। तो चलो शुरू करते हैं। अब देखो, इसको समझाने के पहले मैं एक न्यूमेरिकली समझाऊंगा आपको, और इस चीज़ को करने के लिए हमें मोमेंट ऑफ मास का कॉन्सेप्ट को आना चाहिए। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप वीडियो को पॉज करो, जाके प्लेलिस्ट में देखो कि एक मोमेंट ऑफ मास का एक वीडियो रहेगा, उसको आप पहले देख लो। उसके बाद उस मोमेंट ऑफ मास क्या है उसको समझो, समझने के बाद आके इस वीडियो को देखो, एकदम बढ़िया से समझ आ जाएगा। और अगर आपको पता है तो आप कीप ऑन देखते रहो। अब देखो, अगर हमें सेंटर ऑफ मास निकालना है तो मैंने जब पेन से निकाला था तो मैंने एक इमेजिनरी पॉइंट को ढूंढा था मेरा उंगली से। उसी तरह हमें यहाँ पे भी एक इमेजिनरी पॉइंट को मानना है। तो यहाँ पे टू पार्टिकल सिस्टम है, तो देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास दो मास है, एक मान लेता हूँ मैं, यहाँ पे एक 10 kg का मास है, यहाँ पे एक और मास है 30 kg का। अब पहले एक टिप बताता हूँ, हमेशा मोमेंट ऑफ मास इसके नज़दीक में रहेगा, जो हैवियर मास होता है उसके नज़दीक में रहेगा। इनके बीच का डिस्टेंस है, मैंने बोला कि से 10 मीटर का डिस्टेंस है। अभी जब मैं मोमेंट ऑफ मास को जब मैं देखो सेंटर ऑफ मास को निकालना चाहूँगा इस टू पार्टिकल सिस्टम से, तो मैं मान लूँगा कि मेरा क्या होता है, मेरा सेंटर ऑफ मास कहाँ है, कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट में, जो कितना डिस्टेंस में, x डिस्टेंस में है। ये बातें हमें समझ आता है। डन। अब देखो, अब तुमको मानना है ऑरिजिन। इस क्वेश्चन को करने के लिए तुमको मानना है ऑरिजिन। सबसे बेटर पोजीशन है कोई एक मास कोई ऑरिजिन मान लो, मान लिया। उसके बाद मोमेंट निकालो। अब हमें पता है जो मोमेंट होता है सेंटर ऑफ मास के अराउंड में। अब देखो, मुझे पता है कि जो मोमेंट होगा इन इंडिविजुअल मासेस से, वो किसके बराबर होगा, मोमेंट ड्यू टू सेंटर ऑफ मास। ये चीज़ें हमें पता है, क्या हमें डन है। अब देखो, मुझे वही लिखना है बस। तो मैं अगर निकालूँ इसका मोमेंट, यही अगर ओरिजिन है, डन, तो इसका मोमेंट निकालूंगा तो कितना आएगा, m1। इसको m1 मान लो इनिशियली, इसको मानो m2। इस डिस्टेंस को इनिशियली देखो तो x मान के रखा है, तो a वाला कितना हो जाएगा, पूरा अगर 10 है उसमें से अगर x है तो a वाला कितना हो जाएगा तुम्हारा 10 - x। इतने बातें हमें पता है। अब देखना, अभी अगर मैं मोमेंटम निकालना चाहूँ, अभी देखो अगर मैं इसका मोमेंट निकालूँ अराउंड, तो m1 इसका जो पोजीशन वेक्टर r1 प्लस m2 इसका पोजीशन वेक्टर r2, डन, इजिकल टू ये दोनों जो मोमेंट क्रिएट करेंगे, सेम मोमेंट कौन, सेंटर ऑफ मास भी क्रिएट कर सकता है। अब देखो, सेंटर ऑफ मास को मैंने क्या मान लिया, सेंटर ऑफ मास, और ये ऑरिजिन से कितना डिस्टेंस में, मैंने कितना मान के रखा है, x डिस्टेंस में है। अब देखना, m1 10 kg, यहाँ पे r1 कितना है। अगर यही ओरिजिन है और यही पे अगर मास है, तो क्या इसमें कोई डिस्टेंस है, नहीं है, दैट इज़ 0। प्लस m2 कितना है, m2 जाके मेरा 30 kg लिखने की ज़रूरत नहीं है। r2 मतलब क्या होता है, इस ओरिजिन से इसका डिस्टेंस कितना है 10 है, तो 10 लिखो यहाँ पे। सेंटर ऑफ मास में हमने पढ़ा है कि पूरा बॉडी का मास कोइंसाइड होता है, तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि पूरा बॉडी में 10 + 30 का मास रह सकता है, और इनटू इसका डिस्टेंस x। तो यहाँ से अगर मैं निकालूँ, ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा 300 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे कितना रहेगा, इजिकल टू लिख देते, चलो एक और स्टेप लिख ही देते हैं 40, और यहाँ पे x। तो यहाँ से x क्या है, सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस, 300 डिवाइडेड बाई 40 ऐसा आ रहा है, तो कटा, तो x कितना आ रहा है अपना 30/40 मीटर। इसको डिवाइड करेंगे तो कोई एक वैल्यू निकल के आएगा, तो डिवाइड करके लिख ही देते हैं। तो ऐसे डिवाइड कर लेते हैं, कर लोगे ना। सो 4 7 28 बराबर 28 29 30, तो फिर 4 5 20, तो 7.5 मीटर आने वाला है यहाँ से। तो ये कौन सा केस हुआ, जब मैंने इसको एज ए ओरिजिन माना, डन। अब देखो, यही सेम काम को मैं कर सकता हूँ जब मैं ओरिजिन चेंज कर लूँ। अब फिर से वही मेरा मास है, ये मेरा 10 kg और ये जाके मेरा 30 kg, डन है, सेम मेरा उतना ही मास। इनके बीच का डिस्टेंस को भी सेम रख देंगे, 10 मीटर का है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं ओरिजिन को शिफ्ट कर रहा हूँ। अब मैंने माना कि भाई यहाँ से मैं ओरिजिन लूँगा, कहाँ से लूँगा, यहाँ से ओरिजिन लूँगा, तब देखते हैं सेम आता है कि नहीं। तो मैंने मान लिया यहाँ से कोई एक डिस्टेंस x, वहाँ पे क्या है आपका सेंटर ऑफ मास है। तो अभी मैं पहले निकालता हूँ, पहले इसको इस बार m1 मान लेते हैं, इसको m2 मास मान लेते हैं। तो पहले मुझे निकालना है मोमेंट ऑफ मास अक्रॉस m1, तो m1 r1 आया बात समझ में, प्लस इसके अक्रॉस m2 r2 इजिकल टू जो सेंटर ऑफ मास रहेगा उसका मोमेंट r। ये बात है, अच्छा r नहीं x, यहाँ पे तो x मान के लिखा मैंने।
अब M1 R1, यहाँ पे M1 कितना है 30 है, लिख देंगे। अभी जब ऑरिजिन है, ऑरिजिन में ही जब मास बैठा है तो भाई R1 कितना होगा, ऑब्वियसली 0। M2 कितना आ जाएगा तुम्हारा, यहाँ पे देखो M2 कितना है तुम्हारे पास 10 है। R2 कितना है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 10, इजिकल टू सेंटर ऑफ मास कितना कर लेंगे हम लोग, सेंटर ऑफ मास पे टोटल मास डिपेंड होता है, दैट इज़ योर 40, या फिर लिख दोगे तो 10 + 30 आपका इंटू x। तो यहाँ से अगर x निकालोगे तो यहाँ पे 10 10 100 अपॉन यहाँ पे तुम्हारा कितना आ रहा था 10 + 30 दैट इज़ 40, डिवाइड करोगे कटा तो x इजिकल टू काटोगे कितना आएगा 4 2 8.5 मीटर। इसका मतलब है अगर मैं यहाँ से जाता हूँ 30 kg से जाता हूँ तो मुझे कितने में मिलेगा, मुझे कितने में मिल जाएगा 2.5 मीटर में मिलेगा। आया बात समझ में, 2.5 मीटर में मुझे क्या मिल जाएगा, सेंटर ऑफ मास। और वही अगर मैं कहाँ से जाऊँ, इस 10 kg वाले में से जाऊँ तो मुझे कितने में मिलेगा 7.5 मीटर में मुझे सेंटर ऑफ मास मिल जाएगा। अगर तुम देखो 2.5 + 7.5 कितना हो रहा है 10 हो रहा है ना, तो मतलब सेंटर ऑफ मास क्या होता है, पार्टिकल का सेम ही होता है। आया समझ में, सेंटर ऑफ मास कोई भी एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल का सेम होगा, लेकिन उसका अलग अलग वैल्यू आ सकता है डिपेंडिंग ऑन अलग अलग मतलब ऑरिजिन पे। आप अलग अलग ऑरिजिन लोगे तो अलग अलग वैल्यूज़ आएगा। एनी हाउ दोनों वैल्यू क्या कर रहे हैं, एक ही पॉइंट को दिखा रहा है ना, इसी पॉइंट को दिखा रहा होगा दोनों वैल्यूज़। आया बात समझ में, एक में क्या था मैंने यहाँ से नापा, छोटे वाले से नापा इसलिए दूर में आया, मैंने बताया था बड़े वाले के पास हमेशा सेंटर ऑफ मास रहेगा नज़दीक में, वही बड़े वाले से नापा तो यहाँ आ गया। तो आई होप आपको ये सारा बातें क्लियर आया। एक और चीज़ हमें जो देखना है यहाँ पे वो ज़रा देख लेते हैं। अगर मैं सेंटर ऑफ मास को ही ऑरिजिन मान लूँ, अगर मैं इसी को ऑरिजिन मानूँ, आओ इस चीज़ को यहाँ समझते हैं, जगह है ना, आ रहा है ना, हाँ। तो ये था एक केस किया हमने, एक और केस किया, अब एक लास्ट केस कर लेंगे, ब्लू पेन से करते हैं, एक लास्ट केस यहाँ पे कर लेंगे, फिर सीधा डेरिवेशन। अब केस थर्ड, अब जब केस थर्ड में मैं किसको मानने वाला हूँ, इस बार मैं ऑरिजिन मानूंगा सेंटर ऑफ मास को, सेम मास सिस्टम, ये M1, ये हमारा M2 दैट इज़ एक का था 10 kg और एक का था 30 kg, इनके बीच का डिस्टेंस कितना था 10 मीटर का डिस्टेंस था। मैंने मान लिया था एक कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे सेंटर ऑफ मास है जो कि x डिस्टेंस में है। अब देखो इस बार मैं ऑरिजिन कहाँ फिक्स कर रहा हूँ, पहले मैंने छोटे वाले में ऑरिजिन फिक्स करवाया, फिर बड़े वाले में किया, अभी मैंने सेंटर ऑफ मास पे ऑरिजिन फिक्स कर दिया, तो ये मेरा ऑरिजिन है। तो जब मैं यहाँ पे मोमेंट ऑफ मास निकालूंगा ड्यू टू इंडिविजुअल पार्टिकल, तो इंडिविजुअल पार्टिकल M1 कितना कर रहा होगा मोमेंट ऑफ मास आपका, M1 कितना मोमेंट ऑफ मास क्रिएट कर रहा है। अब देखो ये ऑरिजिन है, इसको मैंने x माना, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा तुम्हारा 10 - x, डन, कोई एक डिस्टेंस तो है, क्या ही फ़र्क पड़ता है। अब देखो तो इसका मोमेंट ऑफ क्या हो जाएगा M1, यहाँ से मैं देखूँ ये ऑरिजिन है तो पहला M1 मास इंटू इसका डिस्टेंस R1 प्लस सेकेंड वाले का M2 इसका डिस्टेंस R2 इजिकल टू सेंटर ऑफ मास और उसका जो तुम्हारा पोजीशन वेक्टर है वो वाला x तो नहीं बोलेंगे, उसका पोजीशन वेक्टर मान लेते, कैपिटल R मान लेते इस केस में। अब देखना M1 R1, M1 कितना है 10 है, R1 कितना है हमारा इस केस में, इस ऑरिजिन से कितना डिस्टेंस में 10 - x में, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, प्लस M2 कितना आ रहा है यहाँ पे, M2 हमारा 30 है, R2 कितना है सेंटर से x है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, सेंटर ऑफ मास दैट इज़ योर 30 + 10, कोई दिक्कत नहीं। सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर कितना है इसके में, सेंटर ऑफ मास के ऊपर ही तो मैंने रखा है ना, तो ये 0 आ जाएगा ना, पोजीशन वेक्टर कोई डिस्टेंस तो है ही नहीं इसमें से। तो याद रखना जब भी हम सेंटर ऑफ मास निकालेंगे अबाउट द सेंटर ऑफ सुनो तो क्या लिख देंगे, जब भी मैं मोमेंट निकालूंगा कहाँ पे सेंटर, जब मैं मोमेंट निकालूंगा अबाउट द सेंटर ऑफ एक्सिस, मतलब ऑरिजिन किसको मानूंगा सेंटर ऑफ मास को, जब मैं मोमेंट कैलकुलेट करूंगा सेंटर ऑफ मास को ऑरिजिन मान के तो इसका सामने 0 आने वाला है वैल्यू, डन है। सो लिख दो यहाँ पे व्हेन मोमेंट इज कैलकुलेटेड using center of mass as origin, then net moment is equal to 0। इसका मतलब क्या होता है कि सेंटर ऑफ मास पे तुमको कोई इफेक्टिवनेस नहीं दिखेगा, ये घूमे तो घूमने दो, ये लोग को ऐसे से घूमना है तो घूमने दो, लेकिन सेंटर ऑफ मास कभी नहीं घूमता है, इसका मतलब बस वही होता है। इसलिए इसका अराउंड में मोमेंट कितना आ गया 0 आ गया, मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कोई इफेक्टिवनेस नहीं दिखाएगा, जो जैसा घूमना है घूमने दो, सेंटर ऑफ मास कभी मूव नहीं करता है। ये बस वही चीज़ों को बताता है
कि कोई नीचे जा रहा है जाने दो, कोई ऊपर जा रहा है जाने दो, लेकिन सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करेगा। जब उस पर कोई इफेक्ट ही नहीं होगा तो मूव ही नहीं करेगा, या फिर जब वो मूव ही नहीं करेगा तो उस पर इफेक्ट नहीं होगा। डन। तो इस केस में हम बोल सकते हैं कि वहाँ पे मोमेंट जीरो क्यों आया, क्योंकि वो मूव नहीं कर रहा है या फिर उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होता है मोमेंटम का, समझ रहे हो, मतलब मोमेंट ऑफ मास का। तो यहाँ तक हमें बातें समझ आया। अब देखते हैं इस चीज़ को ड्राइव करके। ये हमें अगर पूरा समझ आ गया तो यहाँ पे करना है हमें भी डेरिवेशन। तो लेट ए सिस्टम having two masses m1 and m2 separated by r distance, इन्हें लिखते हैं m1 and m2 and capital R be the position of center of mass from m1। तो ये मैंने यही लिखा है, मेरे पास दो मासेस है, m1 है और एक मास m2 है, और मैंने क्या बोला कि मेरा जो सेंटर ऑफ मास है वो मैंने माना कि छोटे वाले m1 से कैपिटल R डिस्टेंस में सिचुएटेड है, तो यहाँ पे मेरा सेंटर ऑफ मास है। तो मैंने यही चीज़ लिखवाया। तो अभी अगर मैं तुम्हें बोलूँ इसे कैसे कैलकुलेट करता है, हम सबको पता है अभी, तो मैं क्या बोल दूँगा, पहले मैं निकाल लूँगा, मैंने सेंटर ऑफ मास यहाँ मान लिया। एक काम करते फिर इस चीज़ को थोड़ा चेंज करते हैं, ऐसा नहीं मानते, ऐसा मानेंगे तो फिर न्यूमेरिकल के साथ बैठ जाएगा। इसका ओरिजिन जो है ना, इसको ऐसे ही रहने देते, सेंटर ऑफ मास यहीं पे मानते हैं, यहाँ मान लेते हैं, और थोड़े मास है m1 m2 m3 मान लेते हैं, m4 भी मान लेते हैं। तो ये तो प्रैक्टिकली हो गया दो सिस्टम, दो से बढ़िया है कि भाई पूरा ही हम लोग एक बार में देख लेते हैं। तो हमारे पास m1 m2 m3 मास भी ले लेते हैं और m4 मास भी ले लेते हैं। डन। और एक क्या है, और एंड बी आर पोजिशन पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम ओरिजिन। हम लोग यहाँ पे एक ओरिजिन बनाएंगे, तो हमने मान लिया यहाँ पे एक ओरिजिन है, ये हमारा ओरिजिन है। तो लेट ए सिस्टम हैविंग masses m1 m2 m3 एंड m4 एंड r बी द पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम ओरिजिन। मैंने यहाँ पे एक ओरिजिन मान लिया, तो डायरेक्ट डेरिवेशन ही आ जाएगा इस बार। तो अगर मैं बोलूँ तो m1 मास का कितना पोजिशन वेक्टर हुआ इसमें से, ओरिजिन में से r1, m3 का कितना हो गया r3, थोड़ा गंदा बन गया एडजस्ट करो, m4 का कितना हो गया फिर तुम्हारा, अच्छा m2 का कितना हो गया r2, m4 का कितना हो गया पोजीशन वेक्टर r4, और सेंटर ऑफ मास का मैंने क्या मान के रखा है पोजीशन वेक्टर कैपिटल R। इतने बातें हमें डन है। अब देखो अगर मैं अभी मोमेंट निकालूं, देयरफॉर मोमेंट ड्यू टू ऑल इंडिविजुअल पार्टिकल्स इज इक्वल टू मोमेंट ड्यू टू सेंटर ऑफ मास, ये तो हमें पता है। तो अगर मैं इंडिविजुअल पार्टिकल का मोमेंट निकालूँ तो मुझे क्या करना होगा, पहले m1 r1 कर देना है प्लस m2 r2 कर देना है, m2 कितने में r2 डिस्टेंस में, प्लस m3 r3 कर देना है, प्लस m4 r4 कर देना है। और अगर सिस्टम ऑफ पार्टिकल में इन नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं तो क्या करना होगा मुझे, mn rn कर लेना है। डन है। इजिकल टू ये किसके बराबर होगा, इस सेंटर ऑफ मास के मोमेंट के बराबर, यही तो कर रहे थे हम लोग यहाँ पे ना, ये सेंटर ऑफ मास के मोमेंट के बराबर होगा। ये बातें हमें समझ आया। तो हम यहाँ से बस r को निकालना चाहते हैं, तो हम जब यहाँ से r को निकालेंगे तो r यहीं पे रहेगा, तो ये कंप्लीट आ जाएगा तुम्हारा m1 r1 प्लस m2 r2 जो मोमेंट ऑफ मासेस है, ऐसा करके कहाँ तक mn rn तक चलेगा। डन। डिवाइडेड बाय तुम्हारा सेंटर ऑफ मास, ये तो उसके नीचे आ जाएगा ना बॉटम। सो r कितना आएगा तुम्हारे पास, जो सेंटर ऑफ मास का जो डिस्टेंस है वो कितना तुम्हारे पास फाइनली निकल के आएगा, m1 r1 प्लस m2 r2 ऐसा कर करके mn rn डिवाइडेड बाय सेंटर ऑफ मास क्या होता है m1 m2 प्लस m3, कब तक जाएगा, यहाँ पे n नंबर ऑफ पार्टिकल है तो mn तक। इसी को अगर हम थोड़ा फैंसी स्टाइल में लिखेंगे तो कैसा लिख देंगे, समीशन, क्योंकि सब ऐड में जा रहे हैं। यहाँ पे m1 r1 m2 r2 तो समझ गए होगे ना, mi ri लिख देंगे। i का वैल्यू कहाँ से 1 से लेके n तक जाने वाला है। डन। n तक जाने वाला है। नीचे क्या हो रहा है, इसको तुमने पहले भी लिखा है, समीशन i 1 से लेके n तक, किसका mi, कि यहाँ पे m1 m2 m3 आ रहा है, हर बार i का वैल्यू चेंज हो रहा है। तो आई होप आपको सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का जो है सेंटर ऑफ मास वाला फंडा है ये कम्प्लीटली क्लियर हो चुका है।
और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।